अख्तर उल ईमान साहब भी कई पार्टियों से बिछड़े हैं, कई पार्टियों में छूटे हैं। उनका भी इतिहास रहा है कि वो आरजेडी में भी रहे हैं, फिर आरजेडी से 14 या 15 समथिंग उससे ज़्यादा विधायक की एक टोली बना करके वो कहीं ना कहीं टूट के नीतीश कुमार के खेमा में भी गए थे। जाने के बाद जो है वो फिर सांसद के चुनाव लड़े जेडीयू की पार्टी से, और तरफ सम्राट चौधरी उधर भाजपा में चले गए और ये इधर जेडीयू में चले गए। उसके बाद कहीं ना कहीं फिर इनको लगा कि जेडीयू से हमारी राहें नहीं निकल सकती है, तो वो फिर एक कई पार्टी की तलाश में थे। तो फिर हैदराबाद वो गए, हैदराबाद से एक पार्टी को लेकर के यहाँ अमोर में 2015 में आए और 2015 में आके उन्होंने चुनाव लड़ा उस पार्टी से। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी जी कुछ फैक्टर रहेंगे। अख्तर उल ईमान साहब चुनाव लड़े थे, तो या पार्टी जो चुनाव लड़ रही है तो वो कौम के नाम पर चुनाव लड़ रही है, विकास के नाम पर मुझे नहीं लगता कि चुनाव उन्हें पिछले। स्वागत है द आवाज टाइम्स में, मैं कामरान सैफ। इस बार 2025 का विधानसभा जो कि काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, वो इस वजह से क्योंकि इस बार की लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए के साथ साथ जन स्वराज पार्टी भी पूरी मजबूती के साथ यहीं लड़ रही है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अफरोज आलम साहब, जो कि जिला परिषद भी 2 बार से अमौर से हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कामरान भाई। आप चल के आए सीमांचल में, सीमांचल की बदहाली को जो है अपने कैमरे में कैद करने के लिए, यहाँ की सियासत को कैमरे में कैद करने के लिए, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीमांचल में खैर मकदम है जी। सबसे पहले सवाल की तरफ हम चलते हैं। मैं पहले व्यक्तिगत आऊँगा, फिर बाकी सीमांचल के मुद्दों पर आऊँगा, फिर बाकी मुद्दों पर बात करूँगा। आप अख्तर उल ईमान साहब के बहुत करीबी रहे एक वक्त में, और फिर आप जन स्वराज का दामन थामे हुए हैं। क्या वजह थी, मतलब क्या टिकट की नाराज़गी है, या फिर आपको उनके साथ मतलब क्या ऐसा मामला हुआ कि जो आप दोनों लोग बिछड़ गए? नहीं, बिछड़ना छूटना है ही है। अगर हमारे अख्तर उल ईमान साहब भी कई पार्टियों से बिछड़े हैं, कई पार्टियों में छूटे हैं। उनका भी इतिहास रहा है कि वो आरजेडी में भी रहे हैं, फिर आरजेडी से 14 या 15 समथिंग उससे ज़्यादा विधायक की एक टोली बना करके वो कहीं ना कहीं टूट के नीतीश कुमार के खेमा में भी गए थे। जाने के बाद जो है वो फिर सांसद के चुनाव लड़े जेडीयू की पार्टी से, और लास्ट टाइम पर आकर के उन्होंने एक अपना अच्छा बहाना तलाश करते हुए जो है वो कहीं ना कहीं फिर बैठ गए। और कई विधायकों का, जैसे उसमें आपको अभी जो हमारे जो सरकार चल रही है एनडीए की सरकार, उसमें सम्राट चौधरी भी उसी टीम में से थे। तो एक तरफ सम्राट चौधरी उधर भाजपा में चले गए और ये इधर जेडीयू में चले गए। उसके बाद कहीं ना कहीं फिर इनको लगा कि जेडीयू से हमारी राहें नहीं निकल सकती है, तो वो फिर एक कई पार्टी की तलाश में थे। तो फिर हैदराबाद वो गए, हैदराबाद से एक पार्टी को लेकर के यहाँ अमोर में 2015 में आए और 2015 में आके उन्होंने चुनाव लड़ा उस पार्टी से, और 4-5 सीटों पर शायद मुझे लगता है कि 2015 में लड़ा था, जिसका परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक नहीं था। कुछ वोट जो है वो लेकर के आए थे, मेरे ख्याल से 28-30 हज़ार वोट होगा उस वक्त। उसके बाद वो चुनाव नहीं जीत सके। लगातार उन्होंने उस पार्टी को जो है यहाँ पर बढ़ाने का, सीमांचल में जो है बढ़ाने के लिए वो लोगों को जुटाने में लगे। उसी कड़ी में उनसे मुलाकात हुई और थोड़ी बहुत पहले से ताल्लुकात थी उनसे। मुझे अच्छा लगा, हम लोग भी कोई ना कोई एक पार्टी के प्लेटफॉर्म की तलाश में थे, तो लगा कि नहीं भाई ये एक पार्टी आई है और जो है यहाँ वो लीडर, नए लीडरशिप की बात करते हैं, नए नौजवानों के हाथ में जो है अपनी क्या कहते हैं कि वो यहाँ के विधानसभा का जो है कमान देना चाहती है। तो हम लोग जो है इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कि भाई कहीं ना कहीं हम लोग तो पॉलिटिक्स कर ही रहे थे। ये तो नहीं है कि मुझे कहीं हमको कहीं अख्तर उल ईमान ने हमें कहीं राजनीति में उतारा या कहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमें निखारा, ये नहीं थी बात। हम खुद ब खुद जितने भी लेवल में मेरा जो भी था, हम सामाजिक खिदमत करते आ रहे थे। हम प्रदेश में रहे, मेरी ज़िंदगी प्रदेश में कटी है, तो प्रदेश में भी हमने लोगों के लिए न्याय दिलाने के लिए हमने काम किया प्रदेश में भी, और बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन बहुत कुछ किया लोगों के लिए। मजदूरों के साथ जो व्यवहार होता था प्रदेश में, जिस तरह की भी कठिनाई होती थी, हम लोग उस कठिनाई को जो है मिल के काम करते थे और उनको न्याय दिलाते थे। उसी कड़ी में हम जब 2011 में यहाँ पर आए, तो 2011 में हमने जो है यहाँ पर जिला परिषद के चुनाव से जो है मैंने अपनी ज़िंदगी का शुरुआत किया अपने इलाके में, और बस बहुत कम वोटों से 380 वोटों से मात्र जो है 2011 में जिला परिषद का चुनाव हम हार गए थे।
लेकिन ये पार्टी आती है 2015 में, लेकिन हम लोग के टच में आते हैं 2016 के बाद, यानी 17 में। 17 से हम लोग अख्तरुल ईमान साहब के साथ चलते आ रहे थे। हम लोग कहे कि चलिए एक अच्छी बात है, कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस, और हम जिस विधानसभा में हम आते हैं वहाँ कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है वो, तो हम लोग चाह रहे थे कि भाई मस्तान साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और कोई लोगों की जो है मौका नहीं मिल पाता है, तो हम लोग सोचे कि कहीं ना कहीं उसी आस में फिर अख्तर साहब ने हमसे कहा था कि ठीक है आप आइए, मौका दिया जाएगा। तो हम लोग जो है उनके साथ जुड़े। ये तो नहीं था कि मैंने सिर्फ टिकट के लालच में उनके साथ गया, पार्टी भी बढ़ रही थी, और जाहिर सी बात है जो सामाजिक खिदमत करता है, जो सामाजिक खिदमत करता है तो वो पद के लिए भी आगे बढ़ता है। जब उसके पास एक पावर नहीं होगा, जब कोई लीडर जब है आपके जमीन से जुड़ा हुआ जो काम कर रहा है, तो उसको तो पावर भी चाहिए ना। तो पावर के लिए बहुत सारे लोग इल्जाम लगाएंगे टिकट के लिए, जो है गए थे टिकट से आप जो है छूट के आ गए, तो टिकट की बात नहीं है, चुनाव तो उसको लड़ना ही है। चुनाव नहीं लड़ेंगे तो अवाम का खिदमत कैसे मजबूती के साथ प्रशासन के लिए करेंगे। तो चुनाव भी लड़ना जरूरी है, खिदमत भी करना जरूरी है, लेकिन ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए जो लोग सामाजिक खिदमत जमीनी स्तर पर लोगों का जो समस्याओं को लेकर हल करते हैं, चाहे ब्लॉक पे हो, अनुमंडल पर हो, जिला में हो, चाहे सामाजिक स्तर पर न्याय दिलाने की बात हो, तो हम लोग उन सब चीज़ों पे लगातार काम करते हुए आ रहे हैं। और ये मेरा 25 साल का वक्फा हो गया है, प्रदेश से लेकर यहाँ तक लगातार हम मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे टिकट की लालच तो थी नहीं, लेकिन अख्तरुल ईमान साहब 2000 जहां आपने बात कहा उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। 2020 में अख्तरुल ईमान साहब हम लोग को तैयार किया, उसके बाद वो जो है चुनाव खुद से वहां से लड़ लिए, और लड़ने के बाद जब लड़ लिए तो हम लोगों ने उनको साथ दिया। लेकिन जब 24 में भी वो लोकसभा लड़ने के बाद, या 24 लोकसभा में भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम अमोर ही लड़ेंगे, और जबकि हमसे वादा किया गया था, तो अब फिर बताइए कि हम लोग का क्या रास्ता बनता है। उनके पार्टी के बहुत सारे नौजवान मेरे भाई हैं, बहुत सारे नौजवान उसमें जुड़े हुए हैं, मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, वो लोग कहते हैं दरी बिछाने का काम और सब पार्टियों में कर रहे हैं। तो मैं दरी बिछाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ कि किसी न किसी पार्टी में जाइएगा तो कोई ना कोई तो काम करना ही होगा, सभी तो लीडर नहीं बन जाएंगे। अगर हम भी वही काम करना शुरू कर देंगे तो आप में और हम में क्या फ़र्क हुआ। तो यही सारी चीज़ें हैं। अख्तरुल ईमान साहब हमारे अमोर से लड़ रहे थे चुनाव, वो लड़े भी 5 साल उनको रख के भी, लेकिन अब मौका है जो हम लोग पहले से बहुत तलाश में थे। हम लोग लोगों की सेवा करना चाहते हैं, अपना जो सोच है, समझ है, मेरी जो बुद्धि है, हम उस बुद्धि को अमोर के लोगों की खिदमत में लगाना चाहते हैं। मेरा जो ऊर्जा, मेरी जो शक्ति है, हम अमोर के लोगों के लगाना चाहते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम जो है लड़ रहे हैं, और आगे हमको अगर मौका मिला तो हम सदन के अंदर भी लड़ेंगे। आप एमआईएम के साथ इतने दिनों तक रहे हैं, काम किए हैं, अभी एमआईएम जो कि सीमांचल के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, यात्रा कर रहे हैं, काफ़ी भीड़ जुट रही है, क्या लगता है आपको कि बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी जी कुछ फैक्टर रहेंगे? देखिए, ओवैसी साहब तो पूरे हिंदुस्तान में एक क्या कहते हैं आइकॉन है अपना। वो जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडर की जो बात है, हालांकि अभी हमारे बिल्कुल पड़ोसी राज्य आसाम है, आसाम में बदरुद्दीन अजमल साहब हैं, वो उनके कितने लोग रहे उस पार्टी से, लेकिन वो उस तरह की बना नहीं पाए, अपना असम तक ही सीमित रहे। अभी आप देख लीजिएगा जम्मू कश्मीर में कई पार्टियां हैं मुस्लिमों की, वो लोग कभी जम्मू कश्मीर से हो या असम से हो, वो कभी बिहार की तरफ आकर के बड़े बड़े लीडर रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से, समाजवादी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, लेकिन यहाँ नहीं, मुस्लिमों की पार्टी जो बता रहे हैं हम, मुस्लिमों की पार्टी की बात हो रही है। मुस्लिम पार्टी बहुत सारी है, जो पार्टी अभी देख लीजिए कि बहुत पुरानी पार्टी, आज़ादी से पहले की पार्टी जो मुस्लिम लीग पार्टी है, वो भी तो है ना। तो ये सारी पार्टियां जो है कहीं ना कहीं सीमांचल में जो है वो कभी नहीं आई, और ना आने का उन्होंने प्रयास किया। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब आए सीमांचल को, उन्होंने देखा कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वो आए, अच्छी बात है, लेकिन वो आए, लेकिन वो टाइमिंग उनका आने का थोड़ा सा ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। आज जो देश के हालात है, इस हालात के हिसाब से ये टाइमिंग ठीक नहीं है। और बैरिस्टर साहब आए यहाँ पर सीमांचल में, लोगों ने बहुत जो है उनको उनके काफिले में बहुत सारे नारे लगाए, लोग थे, जमा थे, नुक्कड़ सभाएं किया उन्होंने, लेकिन वोट में तब्दील इस बार होने वाला नहीं है। क्यों ऐसा? क्यों? पिछली बार तो 5 जीते थे, 4 चले गए। 4 चले गए। देखिए, हालात अब लोग समझ रहे हैं, हालात लोग समझ रहे हैं कि हमको क्या करना है। हमें खामोश रह के सरकार को बाहर करना है, या हमें नारे लगा करके जो है सरकार को बाहर करना है। हम जितना नारा लगाएंगे, हम जितना
अल्लाह अकबर करेंगे। हमें जो है हमारे जो दूसरे जगहों में जो हमारे मुस्लिम समाज के भाई हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत अलग निगाह से भाजपा आरएसएस वाले जो है कांड करवाते हैं या उस तरह के साथ उनके साथ व्यवहार होता है। तो हम लोग को इन सब चीज़ों को समझनी होगी, हम लोग समझ भी रहे हैं इन सब चीज़ों को। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे सीट में खुद अख्तरुल ईमान साहब लड़ रहे हैं, अभी उनको जो है अभी देखिएगा चुनाव का जब माहौल आएगा, हमें नहीं लगता है कि जो परफॉर्मेंस वो पहले किए थे 2020 में उनको 94,000 वोट आया था और वो फिर 2024 में चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद जो है 2024 में जब वो चुनाव लड़ते हैं तो उसी विधानसभा से उनको वोट होता है 53,000। 41,000 वोट जो है वो विधायक रहते हुए अपना वोट अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जो अपना वोट उनको जो 94,000 मिला था वो खिसक करके नीचे 53,000 में आ गए। तो कहीं ना कहीं तो फिर क्योंकि जितने लोग जुड़े थे उसमें अच्छे लोग जुड़े थे उसमें, लेकिन उन्होंने सब ने देखा कि वाकई में सिर्फ ये जो है जज्बाती तकरीर करके जो है पार्टी चल रही है। मैं एक चीज़ और जोड़ देना चाहता हूँ, उसमें अख्तरुल ईमान साहब चुनाव लड़े थे तो या पार्टी जो चुनाव लड़ रही है तो वो कौम के नाम पर चुनाव लड़ रही है, विकास के नाम पर मुझे नहीं लगता है कि चुनाव उन्हें पिछले बार भी जो चुनाव लड़े वो अगर वो इतना ही था तो पहले 2 बार 3 बार वो विधायक रहे हैं, 2 बार कोचादामन से किशनगंज से अलग अलग क्षेत्र से, तो उसके विकास का कहीं आज तक उन्होंने 2020 के चुनाव में हम लोग भी उन चुनाव में कैंपेन में स्टेज में रहते थे, जाते थे, बोलते थे, कभी हम लोगों ने कोई एक ऐसा ऐतिहासिक चीज़ नहीं बताया कि हम किशनगंज में या कोचादामन में हमने इतना कुछ कर दिया, इसके बदले में अख्तरुल ईमान को यहाँ वोट मिले। यहाँ सिर्फ मिला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमान कौम के नाम पर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर, यही वोट था। और इस बार भी वही जो जज्बात को उभार के जो काम दूसरे दल वाले कर रहे हैं वही काम जो है उसमें भी हो रहा है। अब जरा हम जनसुराज की बात करें, आप जनसुराज पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप बैच भी लगाए हुए हैं, जनसुराज पार्टी की आइडियोलॉजी ज़रा मुझे बताइए। जनसुराज पार्टी की आइडियोलॉजी जब से ये बने जनसुराज पार्टी की आइडियोलॉजी है पलायन, सबसे बड़ा मामला, शिक्षा, बेरोजगारी, किसानों का उत्थान, बच्चों की बेहतर शिक्षा, इनका आइडियोलॉजी 5 चीज़ों पे ये काम कर रही है। और ये 5 चीज़ जो है लोगों के दिलों में जो है पहुंच रही है, लोगों ने उसको जो बसा लिया। बस देखिएगा नवंबर के महीना में बटन सिर्फ जनसुराज के ऊपर ही दबेगा। मुसलमानों के बीच ये भी बात बहुत ज़्यादा आम हो रहा है कि 2014 में प्रशांत किशोर जी ने ही नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनाया था और उन्होंने खुले मंच पे भी कहा है कि हाँ उन्हें बनाया था, तो फिर मुसलमान क्यों? बिल्कुल बनाया था। देखिए यही तो सच्चाई है। देखिए सच इंसान को बोलना चाहिए, झूठ बोल के राजनीति नहीं करना। आज प्रशांत किशोर जी जो इतने तेजी के साथ बिहार के लोगों के बीच में जो जा रहे हैं या उनके दिलों में जो समा रहे हैं, उनके अंदर एक चीज़ हम लोगों ने देखा, वो सच बोलते हैं। और सच वो बात बोले कि हमने 2014 में जो उस वक्त वो शायद चुनाव रणनीतिकार के रूप में काम करते थे तो उन्होंने किया, वो सच बताते हैं, मुसलमानों की स्टेज में आके बताते हैं। लेकिन वही काम उन्होंने वो उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने जो है सरकारें 8-9 सरकारें जो बीजेपी को हरा करके दूसरे दल को जिताने का उन्होंने काम किया। अब 2015 ही देख लीजिए, 2015 में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन बना करके जिस वक्त वो बीजेपी से अलग हो गए थे नीतीश कुमार जी, और सिर्फ बिहार में उसको 2 सीटें आई थी, जीतन राम मांझी जी को जो है कुर्सी में बैठा के वो दिल्ली चले गए थे। प्रशांत किशोर जी अपने सभाओं में बिल्कुल जोर से बोलते हैं, प्रशांत किशोर जी से मिलने गए थे नीतीश कुमार और बोले कि मेरा कोई रास्ता निकालिए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जाइए आप मांझी जी को कुर्सी से उतारिए और फिर आप शपथ लीजिए जा करके। अब मांझी जी यहाँ आकर के जो है कुर्सी छोड़वे नहीं कर रहे हैं। तब फिर पीछे की जो पूरी प्लानिंग थी, पूरी प्लानिंग में जो है कहीं ना कहीं सीपीएम, लेफ्ट, कांग्रेस और आरजेडी को मिला करके पीछे से महागठबंधन बनाया, उनकी सपोर्ट से फिर राज्यपाल को दिया गया, फिर जाके कहीं ना कहीं उसको जबरदस्ती जो है कुर्सी खींचा गया उससे महागठबंधन बना के। उसके बाद महागठबंधन बनी, फिर चुनाव लड़े, उसमें फिर मोदी जी को, एनडीए को फिर पूरी जोर से हराए उसको। लेकिन ये तो दावा करते कि हम जिसका हाथ थाम लें हम उनको जिता देते हैं, लेकिन त्रिपुरा में खुद ये भी राजनीतिक सलाहकार के तौर पे गए थे, वहाँ त्रिपुरा हार गए, गोवा हार गए, तो कैसे ये कह सकते हैं? एक आध चीजों में देखिए, लोकसभा में उन्होंने जो कहा था, गेस किया था कि इतनी सीट आएगी, लेकिन उतना नहीं आ पाया एनडीए। नहीं, उन्होंने कहीं लोकसभा में कभी नहीं कहा था कितनी सीटें आई। उन्होंने कहा था कि सरकार तो बनेगी, लेकिन यह है कि
फुल बहुमत की सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा था कि फुल बहुमत की सरकार नहीं बनेगी, तो फुल बहुमत की सरकार नहीं बनी। वो उस वक्त तो फिर अपने पार्टी के लिए काम भी कर रहे थे, वो ज़्यादा जोरगुना नहीं कर रहे थे, लेकिन तब भी जो चीज़ बताया वो सही हुआ। उस पर तो वो काम ही नहीं कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ एक आकलन किया था और आकलन जो किया था वो सही हुआ। और अभी फिर आकलन कर रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने तो कहा कि 25 सीट से अगर ज़्यादा ले आए तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनको इतना अनुभव है। आप जो कह रहे हैं कि 2-3 जगह वो फेल हो गए हैं, रणनीति उनकी फेल हो गई, होता है। 100% तो नहीं होगा, लेकिन 90% उनका स्ट्राइक रेट है, जो कहते हैं वो होता है। अभी बिहार के जनता के लिए कह रहे हैं कि बिहार के जनता का लिए सुंदर राज बनेगा, और ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, इनको पता है। और हम लोग भी देख रहे हैं, बिहार की जनता जो है अब विश्वास कर रही है इनके ऊपर। अभी आप देखिएगा एनडीए में कोहराम मचा हुआ। एनडीए में जो एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार में सम्राट चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, मंगल पांडे हो, आपका दिलीप जायसवाल हो, आपका ये अशोक चौधरी जेडीयू का हो, सबका पजामा और धोती खोल दिया है। पगड़ी बांध के, मुरट्ठा बांध के घूम रहे थे सम्राट चौधरी का अब जो है जमीन नीचे से खिसक गया है, सारा पुलिंदा खुल रहा है इन लोगों का। और आज तक कोई एनडीए के ऊपर किसी ने इस तरह का प्रहार नहीं किया। लालू जी जो आपको महागठबंधन के लोग हैं, हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि एनडीए के ऊपर किस तरह से बात करें। वो जान रहा है कि अगर हम कहेंगे मेरे पीछे भी लग करके इस तरह का कर देगा। लेकिन आज की डेट में जो पोल जो खोल रहे हैं और जो हकीकत सच्चाई और पूरे डीड के साथ, डीड बैंक अकाउंट सारा डिटेल के साथ कर रहे हैं। सीबीआई और ईडी का काम तो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। इनके पास मोटी मोटी फाइलें लाके पहुंचा रहे हैं, जो ईमानदार लोग आज भी हैं। प्रशांत किशोर जी क्या बोल रहे हैं कि ये फाइलें और भी लोगों को मिलती थी, लेकिन और लोग सेटिंग कर लेते थे पैसा खा के, वो बात उजागर नहीं करते थे। प्रशांत किशोर इल्ला वाहिद, इनके ऊपर विश्वास है नेताओं का कि अगर इन तक हम फाइल पहुंचाएंगे तो ये मेरा फाइल जो है लोगों के बीच में जाके खुलेगा। फिर वो उस फाइल को लेकर के रिसर्च करते हैं, पूरी टीम उनकी महीनों दिन काम करते हैं, फिर उससे फैक्ट निकालते हैं कि सच है कि झूठ है, तब जाकर के कल फाइल पहुंचा देने से उसके ऊपर वो काम नहीं कर रहे। वो काम फिर सच्चाई के साथ कर रहे हैं, पूरी प्रूफ के साथ काम कर रहे हैं, आज लोगों के बीच में है। देखिए, हमेशा से ये बात माना गया कि बिहार की राजनीति जो होती है वो जैसे केजरीवाल एक वक्त में आए, करप्शन के खिलाफ खड़े हुए और वो दिल्ली जीत गए। इसी तरीके से कई पार्टियां आती हैं और वो जीत जाते हैं। लेकिन बिहार की जो राजनीति है वो कास्ट के बेस पे होता है, जाति के आधार पर होता है, जहाँ पे बहुत सारे समीकरण मिलते हैं। इसमें कैसे सरवाइव करेंगे प्रशांत किशोर? नहीं, जाति का कभी नहीं रहा। नहीं, जाति का फैक्टर देखिए सुनिए, जाति का रहा है, जाति का लीडर होता है, उस लीडर के हिसाब से जो अपने विधानसभा, जैसे 243 विधानसभा क्षेत्र है, उसके हिसाब से डिवाइड करके लोग देखते हैं कि इस जाति का वोट देंगे, इस जाति का कैंडिडेट देंगे तो इस पे जाकर के होगा। लेकिन अभी देख लीजिए लोकसभा के चुनाव में मोदी जी का कोई जाति है क्या? मोदी जी के नाम पर वोट होता है। प्रशांत किशोर वहाँ तो धर्म के नाम पर पोलराइज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ जो स्टेट इलेक्शन जो होता है, स्टेट इलेक्शन भी इस बार भी होगा तो मोदी अमित शाह के नाम पर होगा। कौन ऐसा चेहरा है बताइए कि जिसके नाम पर होगा? कोई चेहरा है? जातियों का नेता तो पूरा लाइन लगा करके रखे हुए हैं। ये कुर्मी जाति का, ये जो है आपका पिछड़ी जाति का, ये एससी का, ये एसटी का, ये मुस्लिम तो खैर एनडीए में है ही नहीं। अगर जेडीयू कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेहरा लेके चल रही है तो, लेकिन ये सब चीजें फैक्टर नहीं है। वो फैक्ट बिल्कुल सीधे डायरेक्ट जो है मोदी जी के नाम पर चुनाव होता है। उसी तरह से प्रशांत किशोर जी क्या कह रहे हैं? प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि अभी तक जातियों के ऊपर जो वोट, जातियों पे जो बांटने की बात हुई है, जातियों की बात हो रही है जमीन पर या मीडिया चैनलों पे, लेकिन जाति के ऊपर वोट नहीं होता। और जातीय समीकरण पर वोट नहीं, जो लीडर अच्छा होगा, जो पूरी, अब जाहिर सी बात है, अभी भी देख लीजिए कोई भी योजना है तो क्या हर जाति को मिलता है? तो जब योजना जाति को मिलती है, जब हर तरह का मामला होता है, तो आप कैसे इस बात को कह सकते हैं कि जातियों के ऊपर चुनाव होता है? जाति कोई फैक्टर नहीं है, और अगर कुछ थोड़ी बहुत थी भी तो इस बार नहीं है। इस बार साफ जनसुराज के साथ है, हर तबके के लोग जनसुराज के साथ हैं। जनसुराज को, जो जनसुराज का जो विजन है उसको लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उनके ऊपर चर्चाएं हो रही हैं।
और देखिएगा, हमारे प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि अब गियर बदलने वाला है। 2 अक्टूबर को हमारी पार्टी 1 साल की हो जाएगी पूरी। 2 अक्टूबर के बाद गियर जब बदलेंगे, वो जो गियर 4th गियर पे लगेगा, जो गाड़ी पूरी स्पीड के साथ चलेगी, जो आपको 120 से भी ज़्यादा तेज चलेगी, उस तरह का जो है अभी जनसुराज, जो अभी कहीं ना कहीं आप उसको 100 की स्पीड में देख रहे हैं, 120 की स्पीड गियर जब कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद होगा, देखिएगा सभी दल वाले के पसीने छूट जाएंगे। लड़ाई आपको सीधे कोई भी दल हो जनसुराज के साथ होने वाली है, किसी और दूसरे दल का। आप जो पहले कहते थे महागठबंधन एनडीए, कुछ नहीं, अकेले 243 पर कोई ऐसी पार्टी है जो लड़ रहा। प्रशांत किशोर 243 सीटों पे। और आपको अंदर की बात बता देते हैं, हम लोगों को पता चलता है कई दल वाले प्रशांत किशोर जी से गुहार लगा रहे हैं कि आप गठबंधन में हम लोगों को ले लीजिए या हमारी पार्टी में गठबंधन बना लीजिए। लेकिन नहीं, इनका कहना है कि अगर बिहार को बदलना है तो पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए, भ्रष्टाचार जो आज सुशासन बाबू का जो राज चल रहा है, आपका जो करप्शन, बिल्कुल, मैं जिला परिषद हूँ, मुझे पता है कि नीचे कितनी भ्रष्ट है। एक बीडीओ, एक सीईओ, एक थाना प्रभारी विधायक की नहीं सुनता। पूरा पैसा, पूरा पैकेज कहीं ना कहीं इन लोग चढ़ावा देते हैं मंत्रियों को, और मंत्रियों को जब चढ़ावा दे देते हैं तो ये लोग अपने खुले मन से चढ़ावा जब वहां से मांगेगा, एक एक थाना का रेट है 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख। अच्छा, एक एसएचओ बनने के लिए, थाना प्रभारी बनने के लिए, एक सीईओ का 20 लाख, 25 लाख है, उसको मनमाना कहीं, उसको कहीं पोस्टिंग के लिए। हर चीज में चढ़ावा है। यहाँ चढ़ावा जब जाता है तो ये जाता है कहाँ? मंत्रियों के पास जाता है। तो जब मंत्रियों से को जब जाता है तो यहाँ मनमर्जी से नीचे काम करता है। क्यों विधायक की सुनेगा? यहाँ सांसद की क्यों सुनेगा? किसी की नहीं सुनता। नहीं सुनता तो गरीब लुटा जा रहा है। प्रशांत किशोर यही बात बोल रहे हैं कि हमें व्यवस्था को बदलने के लिए, एक ब्लॉक का मसला नहीं है, खाली एक ही जगह कहीं हो रहा, पूरे बिहार में हो रहा। इसको बदलने के लिए जब तक एक सरकार पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि अभी तो सरकार चला नहीं रहा है, अभी आपको पता ही है कि सरकार नीतीश कुमार जी तो है, लेकिन उनके 4-5 जो है रिटायर्ड जो IAS ऑफिसर है वही लोग चला रहे हैं, उनकी पूरी सेटिंग है, वो सेटिंग करके चला रहे हैं। नीतीश कुमार के पास गृह विभाग है, लेकिन नीतीश कुमार को पता ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का मामला उनके पास है, लेकिन उनको पता ही नहीं कि कैसे चल रहा है। बस चल रहा है, सरकार जैसे तैसे चल रहा है। ये इस व्यवस्था को जब तक नहीं बदला जाएगा, भ्रष्टाचारी जमीन से खत्म होने वाली नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि पूरी तरीके से खत्म होगी, लेकिन बहुत चीजें जो हम लोग देख रहे हैं जमीन पर, जो सम्मान लीडरों को मिलना चाहिए, हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है, किसी को नहीं मिल पाता है। आपके पास जाइएगा, अफसर आपसे बात कर लेगा, हाँ ठीक है, लेकिन आपको बोल देगा हाँ ठीक है हो जाएगा ऐसा, लेकिन जब वही आदमी को भेजिएगा फिर सेटिंग करना पड़ता है उनसे। चलिए, अब हमने तो बहुत जनसुराज और इंडिया और एनडीए पे हमने बात कर ली। मैं सीमांचल का दौरा कर रहा हूँ इन दिनों, और ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए जो मुझे समझ में आ रहा है कि सीमांचल में कई बड़ी समस्याएं हैं। उसमें तो एक समस्या जो बाढ़ से प्रभावित इलाका है, जिसकी वजह से 1 या 2 फसल हो पाती है, चाहे वो मक्का का फसल है या जूट वगैरह का और मखाना वगैरह का, वो सीमित जगहों पर हो पा रहा है। उसके अलावा फसल सही से नहीं हो पा रहा है, और कई जगहों की तो सड़कों की हालत तो बिल्कुल ही ख़राब है। पलायन तो पूरे बिहार का मुद्दा है। इन सब चीज़ों को लेकर प्रशांत किशोर जी क्या योजना लेकर आ रहे हैं? योजना उनका बिल्कुल है कि पलायन अगर पूरे बिहार में हो रहा है तो सबसे ज़्यादा पलायन जो है आपके सीमांचल से है। सबसे ज़्यादा गरीबी सीमांचल में है। और नदियों का पूरा 5 नदियां हैं जो हमारे इस इलाके में जो प्रमुख नदियां हैं, महानंदा है, कनकई है, बकड़ा है, परवान है, दास है, कोसी है, पनहार है, कोसी है, बहुत सारी नदियाँ हैं जो हमारे इलाके, लेकिन हमारे इस अनुमंडल में 5 नदियाँ हैं। ये नदियाँ जो है अधिकतर नदी नेपाल की तराई से निकल के यहाँ जो है आ रही, और इसका कोई आज तक सरकार ने इसके ऊपर इस तरह का कोई योजना नहीं बनाया कि भाई हम योजना बना करके जो है नदी कटान का, जो सबसे बड़ा समस्या है यहाँ नदी कटान का, हजारों हेक्टेयर ज़मीन जो हर साल नदी में विलीन हो जाता है, जो उपजाऊ ज़मीन होता है, और फिर वो बालू हो जाता है, रेता हो जाता है, उसके ऊपर कोई प्लानिंग नहीं है। सरकार यहाँ पर कोई बोल्डर पिचिंग का काम नहीं कराती है, सिर्फ जियो बैग द्वारा जो है काम किया जाता है, जो कि हज़ारों करोड़ रुपया सरकार का हर साल जो है आपका जल संसाधन विभाग के मंत्रालय से वो पैसा जो हज़ारों करोड़ रुपया जो है आता है, और उसका सिर्फ बंदर बांट किया जाता है, मंत्री और पदाधिकारी मिलकर के। जियो बैग महानंदा नदी में या कनकई नदी में
या आपका कोसी नदी में जियो बैग द्वारा कहीं पर काम रुका नहीं जाता है। वो जियो बैग होता है, उसमें मिट्टी भर करके डाला जाता है और इतना तेज करंट होता है। क्योंकि एक बात चीज को मान लीजिए, हम लोग नेपाल के तराई में बिल्कुल तराई में बहुत स्पीड से पानी हमारे यहाँ आता है। तो जब स्पीड से पानी आता है तो वो बोरा नहीं रुक सकता, कहीं ना कहीं आपको बोल्डर पिचिंग का काम करना होगा। हमने कई बार मेरा जहाँ तक बस चलता है, मेरी जहाँ तक शक्ति बुद्धि है, मैंने कई बार सांसद विधायक को भी कहा है कि आप बोल्डर पिचिंग के लिए सरकार से मांग कीजिए, जल संसाधन विभाग बोल्डर पिचिंग का काम कराए। भाई हम एक साल में 5 गाँव को तो बचा सकते हैं, एज ए जिला परिषद हम तो बचा सकते हैं। हम नहीं बनाएंगे नाला, नहीं बनाएंगे शौचालय, हम नहीं बनाएंगे सड़कें। हमें अगर जरूरत है कि मेरे इलाके में, मेरे क्षेत्र में अगर नदी कट रही है तो वहां पर अगर हमको बताया, हमको अगर इस तरह का गाइडलाइन दिया जाएगा कि आप जिला परिषद के फंड या विधायक कोटे का जो फंड जो 3 करोड़ रुपया हर साल मिलता है या 5 करोड़ रुपया जो सांसद को मिलता है, उसी फंड से बनवा लीजिए आप। बोलिए इससे आप एक योजना वो भी कर सकते हैं, तो कम से कम किसी गरीब का भला तो कर सकते हैं, कोई गांव को बचाने का काम तो कर सकते हैं। लेकिन बोल्डर पिचिंग का काम नहीं हो पाता है। तो सबसे बड़ी समस्या जो है नदी कटान का है, बाढ़ का है। और इस बाढ़ पर तो कई बार हमारे प्रशांत किशोर जी जनसुराज के, उन्होंने कहा है कि एक प्लान होगा, रिवर प्लान एक होगा पूरे बिहार के लिए। जहाँ पर सूखा है, बिल्कुल सूखा ही रहता है, वहाँ कभी पानी नहीं पहुँचा, वहाँ पर किसान खेती नहीं कर पाते हैं। बीच वाला जो हिस्सा है बिहार का, उसमें वो आपका जल जमाव की स्थिति है, जो वहाँ पर भी एक ही फसल होता है, जल निकासी है ही नहीं। और हमारे यहाँ जो पानी आता है तो आंधी तूफान की तरह आता है, और आंधी तूफान की तरह लोगों के घर द्वार सब जो है बहा करके लेके चले जाता है, या फसल जो है बिल्कुल बहा के लेके चले जाता है। तो इसके लिए रोक के लिए जो है एक प्लान बनाना होगा, एक ग्रिड बनाना होगा। और वो जनसुराज जो है उसके बारे में हम लोगों ने कई बार ये चर्चा किया है कि हमारे सीमांचल को आप नदी कटान और बाढ़ से, पानी से हमें मुक्ति दिलाइए। उन्होंने वादा किया कि एक प्लान बना रहे हैं, और उन्होंने जो है इसके ऊपर काम शुरू कर दिया था और बहुत हद तक काम प्लानिंग हो गया। अगर हम लोग की जनसुराज की सरकार आती है तो सबसे पहले हम लोगों का नदी कटान और बाढ़ का जो समस्या, अगर सीमांचल से ये चीज़ें अगर ख़त्म हो गई तो सीमांचल बहुत तेज़ी के साथ बिहार के नक्शे में बहुत अच्छे लेवल पर देखा जाएगा। एक सवाल कि अभी मैं अररिया के 2 पंचायत में खास कर गया था, एक तोरना पंचायत है और एक है डेहटी पंचायत। और डेहटी पंचायत में जब मैं गया तो जिस आबादी में मैं गया, वहाँ एक बकरा नदी है, उससे 200 मीटर की दूरी पर पूरी एक बड़ी आबादी रहती है। और पानी को गए हुए लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन आज भी उनके आंगन में पानी लगा हुआ है, कीचड़ है, लोगों को जाने का रास्ता नहीं है। जब मैंने उनसे पूछा कि सरकार के द्वारा कोई सहायता मिली है या कोई लोकल पॉलिटिशियन, चाहे मुखिया हो या वहाँ के जनप्रतिनिधि हो, आपके पास आए हैं या कोई ऐसी सुविधा मिली है, तो उन्होंने साफ इनकार किया कि ना तो बाढ़ का जो पैसा 7,000 आता है वो मिला, ना तो ऐसा कोई राहत कैंप मिला था। क्यों नहीं? क्या ये आप एक जिला पार्षद हैं, या आप अच्छे से बता पाएंगे कि निचले लेवल पे किस तरह का करप्शन हो रहा है कि लोगों तक उनका हक जो राहत है वो तक नहीं पहुँच पा रहा? देखिए, बकरा नदी जो अररिया से चल के आती है तो हमारे अमोर विधानसभा में आती है जी, और अमोर विधानसभा में आके वो बकरा नदी कहीं ना कहीं इस परवान नदी में मिल जाती है। तो परवान नदी और विकराल हो जाता है, यहाँ आके समावित हो जाती है। कनकई नदी जैसे आकर के यहाँ महानंदा में जो है बैसी डंगरा के पास ही जो है समाहित हो जाती है। कई नदियाँ जो है आकर के चलती है और यहाँ आकर के जो है मिल जाती है। आपने जो अररिया की बात करी, वो अररिया कमोबेश वो बकरा नदी हो, चाहे पनार नदी हो, चाहे आपका परवान नदी हो, जो निचले इलाके में कई लोग जो हैं वो पानी का आना जाना लगा रहता है। वो कम से कम 4 महीना लोगों को इसी तरह कष्ट के साथ ज़िंदगी जीना पड़ता है। आप आज आके देखें, हम लोग हर बार देखते हैं 4 महीना 5 महीना के लिए लोग ब्लॉक हो जाते हैं। नाव में जाना होता है, चेचरी से जाना होता है, अपना क्या कहते हैं कि सुरक्षित माल मवेशी को, जो जानवर है उनको कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थान पर लेके जाना होता है। बच्चों को टीना के ऊपर, इस बार तो अल्लाह का करम है कि हमारे इलाके में अभी बाढ़ नहीं आया, नहीं तो जब बाढ़ आता है तो लोगों के घरों तक पानी जाती है। लोग छत के ऊपर, जिसके पास छत नहीं है पक्के का, तो जो टीना होता है टीना के ऊपर रहते हैं लोग, कभी पेड़ के ऊपर रहते हैं। इस तरह का दृश्य हम लोगों ने देखा हुआ है। तो इसके ऊपर सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। 1-2 पंचायत का मामला हो जाए, अगर 1-2 पंचायत का, 1-2 गाँव का, तो ये लोग कभी लाभ नहीं देते हैं। लाभ ज़्यादा आपको प्लास्टिक दे देंगे थोड़ा सा सीओ की तरफ से, लेकिन वो जो बाढ़ की जो आपदा राशि है वो राशि उन लोगों तक
नहीं देता। नियम यही होता है कि ये बारिश का पानी है, चले जाएगा। हम लोग सीओ साहब से बार बार रिपोर्टिंग करवाते हैं, उस रिपोर्टिंग में यही बात आती है कि बाढ़ तो है ही नहीं, तो बारिश का पानी है। तो यहाँ कहीं ना कहीं इस तरह का लाभ नहीं दिया जाता। जब घोषणा हो जाएगा कि भाई पूरा ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो गया, उसमें एक पुराना किताब को लेके ये लोग ढो रहे हैं, जो जिसमें लिखा हुआ है कि पुराने ज़माने में चूल्हा में खाना बनता था, अब तो मोदी जी ने गैस दे दिया है, ठीक है ना। तो 1000 रुपया में गैस लोग ले रहे हैं अभी, और वो बोले थे कि गैस का हम उज्ज्वला घर घर पहुंचा देंगे। तो कहीं ना कहीं चूल्हा जो है लोगों के घर से कम हो गया। चूल्हा का जो ऊपर 3 जो खूंटे होते हैं, जो हमारी माताएं और बहनें जो उस चूल्हा को बनाती थी, उस चूल्हा का उस किताब में लिखा हुआ है, आपका आपदा वाली किताब में, कि आपदा रिलीफ कैसे दिया जाए, और रिलीफ वाली किताब में कि वो चूल्हा जो है उसका, वो चूल्हा का जो वो तीनों जो होता है जिसमें अपना बर्तन उसको टेक के रखता है, तो वो डूब जाना चाहिए। वो जब तक चूल्हा में पानी नहीं निकल आए, और वो भी पानी कम से कम 3 दिन तक रहेगा, तभी उसको मुआवजा दिया जाएगा। ये किताब है, ये किताब हम लोगों को बार बार खोल के दिखाया जाता है कि आपदा रिलीफ फंड तभी मिलता है। ये इसका ये प्रक्रिया ये इस बार बदलता है। 2025 के बजट में बिहार को विशेष पैकेज मिला था आपदा को लेके, और काफी पैसे मिले हैं बजट में, इसको शामिल किया गया है। तो लोगों को तो मिलनी चाहिए। यहाँ सीमांचल में कुछ नहीं है, कोसी वाले क्षेत्र में हो सकता है, कहीं सीमांचल में कोई पैकेज नहीं, किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिला किसी को। सीमांचल में किसी को नहीं मिला, पूरे सीमांचल में नहीं मिला। हो सकता है कोसी क्षेत्र में कहीं जो बाढ़ आया हो थोड़ा बहुत शायद दिया हो, हम लोग को नहीं पता, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल नहीं दिया। पूरे सीमांचल में मैं जानता हूँ यहाँ किसी को कोई 1 रुपया की राशि नहीं मिली, कोई लाभ नहीं मिला, नाव तक नहीं मिलता लोगों का। जैसे आप बता रहे हैं, लोगों के कई नदियाँ हैं जो बिल्कुल नाव के सहारे ही जो है लोग अपना इस पार से उस पार आना जाना करते हैं ज़रूरत की चीज़ों को लेने के लिए। नाव नहीं है वहाँ पर, प्राइवेट नाव में जा करके जो टैक्स दे के लोग जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरह का कुछ नहीं, सीमांचल को बिल्कुल अनदेखी किया गया है। सीमांचल में कोई कि बहुत अच्छा कोई कॉलेज नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, बिजली की तार जो है बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। अच्छा, वजह क्या है सीमांचल को हमेशा से हाशिए पे क्यों, मार्जिनलाइज क्यों किया गया, हमेशा हाशिए पे रखा गया है? हालांकि यहीं से सरउल हक साहब MP रहे हुए हैं, और इसके अलावा आपके मोहम्मद तस्लीम साहब इतने बड़े कद्दावर नेता, और उन्होंने सीमांचल के बारे में सोचा भी, किया भी, लेकिन उसके बावजूद भी हालात क्यों नहीं बदले? देखिए, बदलना चाहिए था, लेकिन हम ये बात तो आपको नहीं बता सकते हैं पूरी तरीके के साथ कि भाई क्या नेताओं ने कितनी पहल की, कोशिश की। अगर कोशिश करते बेहतर हो सकता था। आप देख ही रहे, कोशिश शायद कितनी की होगी, या कोशिश में क्या कमी रह गई उन लोगों को फिर सोच करके जो फिर से प्रयास करना चाहिए था। लेकिन जैसे का तैसे सिर्फ बस वोट के वक्त में वोट लेना है और वोट लेकर के चुनाव जीत लेना है। कोशिश नहीं की, जो अच्छी कोशिशें होनी चाहिए थी। एक रेल परियोजना था हमारे यहाँ अमोर में, जो आपका यहाँ से चल के किशनगंज को जोड़ना था, वो अभी बिल्कुल अधर पर लटका हुआ है। और कई चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ हो जानी चाहिए थी। कॉलेज नहीं है, कॉलेज की बहुत कमी है। आपका हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर नहीं है। अगर डॉक्टर हैं कहीं प्रखंड लेवल पर, तो वहाँ मेडिसिन नहीं। बुनियादी जो चीज़ें मिलनी चाहिए लोगों को नहीं। आज हमारे यहाँ का 70% लोग निर्भर है प्रदेश पर। उसके बच्चे, हर घर के बच्चे 3-3, 4-4 बच्चे कहीं ना कहीं प्रदेश में मजदूरी करते हैं, कहीं गुजरात में, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान में। ये लोग जो है मजदूरी करते हैं, और वहाँ से मजदूरी करके जो पैसा भेजते हैं उससे उसका घर चलता है। यहाँ पर कुछ नहीं। अगर किसी के पास थोड़ी बहुत ज़मीन भी है तो वही फसल ही नहीं हो पाता, एक ही फसल होता है, वो भी बहुत मुश्किल से, दूसरी फसल। मैं आखिरी सवाल लूँगा आपसे, अगर जनस्वराज आप पर भरोसा जताता है और आपको टिकट देता है, और आप निकल जाते हैं यहाँ से, एक MLA अगर बन जाते हैं, तो क्या ऐसे प्रमुख काम हैं जो आप करेंगे इस आपने विधानसभा के लिए और सीमांचल के लिए? देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर मुझे लोगों ने दुआएं दी और मैं अगर कामयाब हुआ तो 2020 में भी बोला था बहुत सारे काम हैं जो अभी होना है। खास करके मेरे विधानसभा में कई पुल है जो अधर में लटके हुए हैं। खाड़ी, रसेली, आपका एक पुल जो भी सेंक्शन होना है, इसका सिमलवाड़ी घाट का पुल है कनकई में,
आपका जो है नंदनिया में है, और इससे पहले भी 3, 4, 5 पुल ऐसे हैं जो बिल्कुल अधर में लटका हुआ, उसको हम लोग पूरा कराने का काम करेंगे। उसके बाद नए पुल बहुत जगह अभी बहुत सारी चीज़ों में है जो कि नए पुल बनने हैं, उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। सड़कें बिल्कुल खंडर हो गई है, सड़कों को जो है हम लोग चकाचौंध करने की कोशिश करेंगे। और डिग्री कॉलेज को हम लोग दोनों ही ब्लॉक में, जो अभी जैसा अभी हम लोग सुने हैं कि क्या कहते हैं कि पूरे बिहार में 534 ब्लॉक में जो है डिग्री कॉलेज देने का जो है घोषणा किए हैं, तो हम सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा हम उस परियोजना को जो है सबसे पहले अमोर और अपने वैसा यानी अमोर विधानसभा में लाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग आज भी कहीं ना कहीं पूर्णिया और दमदा वगैरह में जाकर के वो जो है डिग्री के लिए दौड़ते हैं। और जो शिक्षा का स्तर है हम लोग उसके लिए काम करेंगे। बिजली का जो आज भी बांस बल्ली में या जर्जर तार और पोल है, उसको हम लोग दुरुस्त करने का काम करेंगे। काम बहुत है लोगों के लिए। और एक जो सबसे बड़ी लड़ाई है जो आपने कहा, वो है नदी कटान का मामला, जो हम बार बार लगातार आज करीब 7-8 साल से, जब से मैं सक्रिय राजनीति में थोड़ा बहुत हिस्सा लेता हूँ, मैं बोलता हूँ जहाँ मुझे मौका मिलता है, तो उस काम को लेकर के हम लड़ेंगे। अगर हमारी जनसुराज की व्यवस्था बनती है तो हम जनसुराज में इनका जो भी प्लान है हमारे जनसुराज का, उसमें हम लोग ऐड ऑन करा के सबसे पहले हम लोग जो ये नदियों का जो है, जो नदी कटान का जो समस्या है, इस समस्या से जो है हम लोग को राहत दिलाने का काम करेंगे। ये सारी चीज़ें तो और बहुत सारी है, लेकिन जो असल जो समस्या नदी कटान है, आपका बाढ़ है, इन सब चीज़ों से जो है हम लोग मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और बड़े सरलता के साथ आपने बहुत महत्वपूर्ण जो सवाल थे हमारे, उस पर आपने जवाब दिया। खासकर सीमांचल की जो सियासत है और सीमांचल की जो मूलभूत समस्या है उस पर आपने रोशनी डाली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए द आवाज़ टाइम्स। मैं कामरान सैफ, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।